हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हम लोग बहुत शॉर्ट में यूसीसी बोलते हैं। सो बिफोर वी जंप कि ये ट्रेंडिंग में क्यों है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं इंटरेस्टिंग है क्यों। इंटरेस्टिंग इस वजह से है क्योंकि जब भी हम पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते थे, सो आम जनता को या लेमैन पर्सन को एज सच यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पता नहीं था। वो सिर्फ आप अगर आप लॉ स्टूडेंट से पूछोगे या फिर जो प्रिपरेशन कर रहा होगा लॉ को लेकर, या फिर कोई एडवोकेट होगा या जिसको कोई लीगल नॉलेज होगी, दे दे जस्ट नो कि व्हाट यूनिफॉर्म सिविल कोड मींस एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड सही है या गलत है, उन पे वो उनके ओपिनियन और उनके व्यूज हुआ करते थे। लेकिन अब क्या है, अब आम इंसान भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर डिस्कशन करता है। कुछ लोग सुना होगा कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को अपन समझेंगे बिकॉज किसी भी इशू पर ओपिनियन या फिर किसी भी इशू पर व्यूज अगर हमें क्रिएट करने हैं, हमें जनरेट करने हैं, फर्स्ट वी हैव टू नो दी बैकग्राउंड। हमें पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ भी है कि नहीं दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो कहीं वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में तो नहीं है, कहीं वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच तो नहीं कर रहा, कहीं अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है उसकी वजह से कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच तो नहीं हो रहा। एक ये भी केस हो सकता है। ये भी हो सकता है ना कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, तो उससे फंडामेंटल ब्रीच हो रहा होगा। ये भी हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, उससे ही फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा होगा। सो कहानी दोनों एंड से। सो कहीं ना कहीं हमें इस इशू को जानना पड़ेगा, तब जाकर हम इस पे अपने ओपिनियन और अपने व्यूज को क्रिएट कर पाएंगे। बाकी हाँ, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड नॉट फ्रॉम दी ओनली करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव, इवन फॉर आर करंट लीगल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देयर आर हाईली चांसेस कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपके लीगल पैसेज बने एंड उसी बेसिस पर आपसे पर्सनल लॉज के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाए। सक्सेशन हो गया, मैरिज हो गया, आपका इनहेरिटेंस हो गया। सो इनहेरिटेंस हो गया एंड आपके अडॉप्शन को हो गया, तो इन सारी चीजों पे क्वेश्चन बनते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो जस्ट लिसन इट केयरफुली एंड इफ यू वांट टू मेक नोट्स, यस आई ऑलवेज रिकमेंड कि नोट्स बनाया करो, ठीक है। चलो, सो अब सबसे पहले तो हम ये समझेंगे ये लाइमलाइट में क्यों रहा। लाइमलाइट में जो रहने का जो रीजन है दैट इज अभी जो हमारे करंट में लॉ कमीशन है। करंट में लॉ कमीशन है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ना, अभी हम अगर हम बात करें 22nd लॉ कमीशन की, तो अभी जो है वो 22nd लॉ कमीशन है। और 22nd लॉ कमीशन ने बेसिकली रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से एंड पब्लिक से ओपिनियन मांगे हैं, पब्लिक से ओपिनियन मांगा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। सो व्हाट दे हैव आस्क्ड द ओपिनियन एंड व्यूज कि क्या हमारे देश में अब वो सिचुएशन आ गई है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी अभी अपन लॉ कमीशन पे भी जंप करेंगे कि लॉ कमीशन क्या बोलता है, बट अभी हम थोड़ा सा वाई न्यूज को समझ लेते हैं कि कहानी क्या है। सो ये चीज हुई, तो बेसिकली हुआ कि 22nd लॉ कमीशन ने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक से बेसिकली पूछा है, दे हैव आस्क्ड द व्यूज एंड द ओपिनियन अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होना चाहिए। अब अगर हम बात करें तो लॉ कमीशन ने ऐसा स्टेप लिया क्यों, होता क्या है। 8 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सिंपल सी बात बोली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 पॉइंट्स रखे। पहला पॉइंट ये रखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को ऑब्लिगेट करता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। सो बेसिकली इससे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, इट्स वेरी वेरी ईगर टू हैव द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। और दूसरा जो उन्होंने पॉइंट दिया दैट इज अबाउट कि हमारे देश में डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट डिनोमिनेशंस के लोग हैं एंड दे फॉलो द डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड मैट्रिमोनियल लॉज। तो वो हमारे नेशन की यूनिटी पर क्वेश्चन करता है कि जब हमारे देश में डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट डिनोमिनेशन के लोग हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी मैरिज और उनके जो डाइवोर्स हैं वो जब डिफरेंट लॉ से रेगुलेट हो रहे हैं, सो कहीं ये हमारे देश के लिए अफरेंट तो नहीं है, मतलब हमारे देश के लिए कहीं हमारे देश के यूनिटी पर क्वेश्चन तो नहीं कर रहा। ये गवर्नमेंट ने कंसर्न रखा सुप्रीम कोर्ट के सामने। सो बिकॉज ऑफ दीज टू इश्यूज यूनिफॉर्म सिविल कोड 8 महीने पहले लाइमलाइट में आ ही गया था। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली 22nd लॉ कमीशन ने, अगर हम बात करें 22nd लॉ कमीशन ने भी यही बोला
कि भैया उन्हें ओपिनियन और व्यूज मांगे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक से। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अ, एक और रीजन है वो लाइमलाइट में रहा, एंड दैट इज अबाउट दी उत्तराखंड को लेकर, कि उत्तराखंड ने ना अभी ड्राफ्ट इशू किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। एक ब्लू कलर की उन्होंने ड्राफ्ट उन्होंने इशू किया है, दैट्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन वहीं एक और ग्रुप ऑफ पीपल या अपोजिशन जिसको हम बोल सकते हैं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहता। तो ऑब्वियसली बात है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट का सिंपल सा फंडा है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, दे आर वेरी ईगर, वहीं अपोजिशन भी इस चीज को अपोज कर रही है। अपोजिशन का जो स्टैंड है, अपोजिशन सिंपल सी बात बोल रही है कि जब आप 22nd लॉ कमीशन की बात मान रहे हो, अपोजिशन का ये कहना है कि 21st लॉ कमीशन जो थी ना, 21st लॉ कमीशन ने बेसिकली मना किया था कि हमारे अभी देश की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए, ऐसी सिचुएशन नहीं है, है ना। एंड उसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत प्यारी सी लाइन बोली थी 21st लॉ कमीशन ने, दैट इज कि अगर आपको इक्वलिटी लेके आनी भी है, सो आप इक्वलिटी लेके आओ कहां पर, विद इन कम्युनिटी। इफ यू वांट टू ब्रिंग द इक्वलिटी, तो 21st लॉ कमीशन का क्या कहना था, 21st लॉ कमीशन सिंपल सी दो पॉइंट रखे। एक पॉइंट रखा उन्होंने बेसिकली, एंड दैट इज कि अगर आपको इक्वलिटी लेके आनी है, सो इक्वलिटी शुड बी विद इन कम्युनिटी। एंड इक्वलिटी क्या होनी चाहिए, विद इन कम्युनिटी, एंड इट शुड नॉट बी आपकी इक्वलिटी बिटवीन कम्युनिटी। और यूसीसी जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को फॉलो करती है, दैट इज इक्वलिटी बिटवीन कम्युनिटी, ना कि इक्वलिटी विद इन कम्युनिटी। ये 21st लॉ कमीशन का कहना था, इसीलिए अपोजिशन पार्टी जो है, अपोजिशन पार्टी इसी बात पे अड़ी हुई है कि भैया हम 21st लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन को मान रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ईगर है, यूनियन गवर्नमेंट बहुत ईगर है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में। और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया इस समय तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन झेलने पड़ेंगे। और वही बात अगर करी जाए तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली एक ड्राफ्ट इशू कर दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, एंड ड्राफ्ट एक बुक है, इट्स अ ब्लू इन कलर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो वही चीज, वही न्यूज हमने इसी में पढ़ लिया, फर्स्ट पेज में हमने देख लिया था कि बिकॉज ऑफ द उत्तराखंड, बिकॉज ऑफ द लॉ कमीशन, बिकॉज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड बिकॉज ऑफ द अपोजिशन। ठीक है, ये चारों फैक्टर थे जिसकी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ विल जंप टू दी कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट। तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट दी लॉ कमीशन क्या होने वाला है ना, कि लॉ कमीशन क्या होगा वो हम समझेंगे। देन विल जंप टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है उसको हम समझेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिस्ट्री, उसके बारे में इन सारी चीज समझने वाले हैं। देन व्हाट आर दी पर्सनल लॉस, कि पर्सनल लॉस क्या है, हम हिंदू किस लॉ से गवर्न होता है, मुस्लिम किस लॉ से गवर्न होता है, क्रिश्चियन किस लॉ से गवर्न होता है। और अगर मान के चलो अगर इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन मैरिजेस हैं, या इंटर उनको लेकर लॉज बनाने हैं, तो कोई लॉ बना कि नहीं बना वो चीज हम देखेंगे। देन देन विल जंप टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है इस चीज में। देन विल जंप टू द जुडिशियल पर्सपेक्टिव, कि कौन कौन से केसेस हुए, तो मेजर 4 केसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे भी, और एक एक्ट भी है उसको भी डिस्कस किया जाएगा जो कि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट है। एंड देन विल जंप टू द वे फॉरवर्ड, कि क्या होना चाहिए, है ना। हम दोनों चीज समझेंगे, अगर यूसीसी आया तो ये फायदे होंगे, यूसीसी आया तो ये नुकसान होंगे, है ना। इसीलिए हमें एक बीच का रास्ता चाहिए, एक बीच का रास्ता मिल जाए कि भाई नुकसान भी ना हो और हमें ज्यादा फायदे मिल सके। ठीक है, चलो तो फर्स्ट वी जंप टू द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, कि लॉ कमीशन है क्या। जब हम ना लॉ कमीशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है यार कि ये लॉ कमीशन है क्या, क्योंकि लॉ कमीशन बेसिकली कौन सी बॉडी है, कौंसिल बॉडी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कौंसिल बॉडी होती क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्शन कमीशन। सो इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यूपीएससी, तो यूपीएससी क्या है, यूपीएससी इज अ बॉडी, है ना। सो वो भी क्या है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन की गई है। सो जो भी बॉडीज का मेंशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। वहीं अगर हम बात करते हैं एक और बॉडी की, एक और टाइप ऑफ बॉडी की, दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। तो अब स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये है एक ऐसी बॉडी जो कि किसी स्टैट्यूट से बनी है, जैसे कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बेसिकली ना ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, और वो एक स्पेशल लॉ के अंडर बनाया गया था,
है ना, स्पेशल दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, उसके अंडर बनाया गया आपका आपका सीबीआई। इवन आपका इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया इज अगेन इट्स अ आपका स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है। जब हम बात करते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ना ही तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। वो तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था, और बाय दैट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हर 5 साल में हमें लॉ कमीशन देखने को मिल जाती है, हर 5 साल में हमें लॉ कमीशन देखने को मिलती है। सो वही चीज अगर हम बात करें लॉ कमीशन को लेकर, सो लॉ कमीशन के जो भी मेंबर्स होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो टेन्योर फिक्स्ड होता है। लॉ कमीशन का जो काम है वो काम है आपका एडवाइस देना, सो इट्स दी एडवाइजरी बॉडी। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम लॉ कमीशन की थोड़ी सी बेसिक को समझे, तो लॉ कमीशन ना ही तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट्स जस्ट अ बॉडी विच हैज बीन फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एंड उनके लॉ कमीशन के इतने मेंबर्स होते हैं, दैट मेंबर्स उनका टेन्योर फिक्स रहेगा। एंड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली एडवाइजरी बॉडी होती है। इट मींस अ बॉडी जो कि एडवाइस देती है, रिकमेंडेशन देती है, किसको? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, और उसी मिनिस्ट्री के अंडर ये लॉ कमीशन काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। अब अगर हम थोड़े से इतिहास की बात करें, थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं, तो हिस्ट्री में हमें एज सच लॉ कमीशन की जरूरत कभी पड़ी नहीं, कभी नहीं पड़ी, क्योंकि रिलीजियस आपका डोमिनेशन था, लोग रिलीजियस बिलीफ को ज्यादा फॉलो करते थे। पॉइंट इशू जो आया ना, वो आया जब हमारे देश में अंग्रेज आ गए, जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आ गए। जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स के साथ साथ इट्स नॉट ओनली द ब्रिटिशर्स, 5 टोटल यूरोपियन कंट्रीज थी। सबसे पहले पोर्चुगीज आए, है ना, और पोर्चुगीज के आने के बाद आपके फ्रेंच भी आए, आपके डैनिश भी आए, आपके ब्रिटिशर्स भी आए, है ना, और डच भी आए, ये लोग भी आए। लेकिन लास्ट में जो जिसने इंडिया को कॉलोनी बना के रखा, दे आर द ब्रिटिशर्स, जिन्होंने कॉलोनी बनाया। होता क्या है कि ब्रिटिशर्स इनिशियली दे जस्ट वांट टू डू दी ट्रेड विद इंडिया, वो इंडिया को कॉलोनी बनाने कभी नहीं आए थे। लेकिन 2 बैटल्स होती हैं, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, और बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स की विनिंग हो जाती है, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में वो डिफीट कर देते हैं बंगाल के नवाब को, दैट इज सिराजुद्दौला। तो जिससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ, हमारे बंगाल जो कि उस समय पॉस्परस रीजन हुआ करता था हमारे इंडिया का, उस पर पूरे का पूरा ब्रिटिश का कंट्रोल आ गया। देन फिर बैटल ऑफ बक्सर होती है, तो बैटल ऑफ बक्सर में वो ब्रिटिशर्स मुगल एम्परर को हरा देते हैं, और उस समय मुगल एम्परर को बेसिकली सबसे पावरफुल पर्सन बोला जाता है इंडिया का, उनको हराया। जब उनको हरा दिया ना, तो ब्रिटिशर्स के दिमाग में यही आया कि हम लोग यार ट्रेड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेड में गिव एंड टेक होता है, हम क्यों ना इसको एक्सप्लॉइट करें, कॉलोनी बनाए। सो कॉलोनी बनाने के लिए दे बिकम वेरी ईगर। बट जब भी आप किसी रीजन को कॉलोनी बनाते हो, या किसी भी स्टेट को या किसी भी नेशन को आप कॉलोनी बनाते हो, सो उस देश में जो लोग रह रहे हैं, उन देश में जो लोग रह रहे हैं, उनके गवर्न को लेकर भी आपको लॉ बनाना पड़ेगा। एंड इसीलिए 19th सेंचुरी के 3rd डेकेड में, मतलब जब हम बात 19th सेंचुरी मतलब 1800 वाला, और 3rd डेकेड मतलब आफ्टर 30 इयर्स, मतलब थर्ड आपका जो 30s वाला ईयर चला था। सो आपका 1830 से लेकर 1839 तक का पीरियड बता रहे हैं। सो होता क्या है कि 1833 में 1833 में एक चार्टर इशू किया जाता है, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि अगर हमें इंडिया को कॉलोनी बनाना है, उसके लिए वी नीड लॉ, वी नीड दी लॉज, वी नीड दी एक्ट, जिससे हम इस देश को गवर्न कर सकें। और इसीलिए फर्स्ट लॉ कमीशन का फॉर्मेशन हो जाता है अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। फर्स्ट लॉ कमीशन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ कमीशन जो फॉर्म होती है, दैट इज इन द ईयर 1834। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज इन द ईयर 1834। एंड ये जो लॉ कमीशन थी, इसको हेड कौन कर रहे थे, चेयरपर्सन कौन थे? दैट इज लॉर्ड थॉमस मैकॉले। मैकॉले, लॉर्ड थॉमस मैकॉले बेसिकली फर्स्ट चेयरपर्सन थे हमारे फर्स्ट लॉ कमीशन के, अगर हम पूरे इंडिया के हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। एंड फिर उन्होंने, ऐसा नहीं है कि इन्होंने लॉ कमीशन ने कोई काम नहीं किया, लॉ कमीशन ने काम किया।
इस फर्स्ट लॉ कमीशन का पूरा क्रेडिट जाता है आपका फॉर द कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन पीनल कोड एंड सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सो बेसिकली फर्स्ट लॉ कमीशन ने जो काम किया ना, वो काम किया है आपके क्रिमिनल लॉज के मैटर्स में। फिर उसके बाद आगे भी बनती गई लॉ कमीशन, जैसे कि सेकंड लॉ कमीशन जो थी, सेकंड लॉ कमीशन। सो सेकंड लॉ कमीशन बेसिकली फॉर्म होती है आपकी 1853 में। देन थर्ड लॉ कमीशन भी आई। सो थर्ड लॉ कमीशन की अगर हम बात करें, सो थर्ड लॉ कमीशन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1861। देन देयर इज अनदर लॉ कमीशन, फोर्थ लॉ कमीशन, फोर्थ लॉ कमीशन भी बनी, दैट इज इन द ईयर 1879। बट कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं दिख रही है हमें कि लॉ कमीशन कैसे कैसे बन रही है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, कोई फिक्स टेन्योर नहीं था। ब्रिटिशर्स थे, वो अपने मन से उनको लगता था लॉ की जरूरत है, तो देन दे फॉर्म द कमीशन, कमीशन रिकमेंडेशन देते थे, उसके बाद वो लॉ बना देते थे। ठीक है, ये थी कहानी। लेकिन हमारा भारत देश आजाद होता है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। जब इंडिया को आजादी मिली तो हमारा देश का संविधान बना, हमारे देश का संविधान बन के तैयार हो गया था 1949 में, और इवन पूरे तरीके से जो इन्फोर्स हुआ है वो 1950 में हो गया था, 26 ऑफ जन 1950 में पूरे तरीके से इन्फोर्स भी हुआ, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन अभी भी हमारे देश में क्या कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से ही देश चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन पावर भी देता है टू दी पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है अगर उसको जरूरत लगे तो। अगर पब्लिक को जरूरत है, देश को जरूरत है किसी लॉ की, तो लॉ बनाए। तो इसीलिए लॉ बनाने के लिए फर्स्ट वी नीड टू नो कि क्या उसकी जरूरत है। हमें रिकमेंडेशन जरूरत पड़ेगी, हमें रिकमेंडेशन पता होना चाहिए कि भाई हाँ इस चीज पे आपको लॉ बनाने की जरूरत है, ये चीज है, उसके लिए हमें लॉ कमीशन फॉर्म करनी पड़ेगी। और इसीलिए 1955 में हमारी फर्स्ट लॉ कमीशन बनती है, द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, कब बनी, 1834, और कभी ये पूछा जाए कि फर्स्ट लॉ कमीशन इंडिपेंडेंट इंडिया की कब बनी, दैट इज इन द ईयर 1955। और उस लॉ कमीशन के जो चेयरपर्सन थे दैट इज एमसी सेतलबाद, और ये वही पर्सन है जो हमारे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल भी रहे। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरपर्सन भी रहे, उसके साथ साथ ये फर्स्ट अटॉर्नी जनरल भी थे। अब तो अभी अगर हम बात करें तो अभी टोटल जो लॉ कमीशन है दैट इज 22 लॉ कमीशन हो गए हैं, तो लिखा हुआ है 21 मोर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। सो अभी जो लॉ कमीशन चल रही है दैट इज 22nd लॉ कमीशन, और 22nd लॉ कमीशन को जो हेड कर रहे हैं, जो चेयरपर्सन है, दैट इज आपके फॉर्मर रिटायर्ड जस्टिस फ्रॉम द कर्नाटका हाई कोर्ट, दैट इज ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी, ठीक है, ही इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द आपका लॉ कमीशन। ठीक है, अब वही चीज दिया गया है कि अगर हम बात करें इनका जो लॉ कमीशन का जो टर्म होता है दैट इज 3 years का टर्म, 3 साल का इनको टर्म मिलता है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। सो नाउ लॉ कमीशन की वर्किंग है क्या, व्हाट डू लॉ कमीशन रिकमेंड, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द लॉ कमीशन। पहला जो काम होता है उसका चेक करना कि जो पुराने लॉज हैं, लिखा है ना ऑब्सोलेट लॉज, ऑब्सोलेट लॉज का मतलब होता है लॉज विच आर आउटडेटेड, लॉज जो कि आउटडेटेड है एंड उन लॉज का कोई यूज नहीं है, नॉट इन यूज फॉर मॉडर्न वर्ल्ड, कि मॉडर्न वर्ल्ड में उनका कोई भी यूज नहीं है, तो उनको रिव्यू करना और उनके रिपील को लेकर रिकमेंडेशन देना कि अगर आपको रिपील करना है तो आप रिपील कर सकते हो इस लॉ को, क्योंकि पुराना हो चुका है, मॉडर्न सोसाइटी में ये चीज अप्लाई भी नहीं होती, इसीलिए आप रिपील कर दो। उसकी रिकमेंडेशन दे सकता है और रिव्यू भी करता है उन लॉज को कि उनको चेक किया जाए कि उसमें अगर चेंजेस कर रहे हैं तो चेंजेस किए हुए जाएंगे विद दी मॉडर्न टाइम्स। उसके साथ साथ वो रिफॉर्म्स लेके आता है कि हमें नए लॉज को भी इनेक्ट करना है। सो लॉ कमीशन ये तो रिकमेंड कर रहा है कि भाई वी नीड इन वी आर इन वेरी अर्जेंट नीड टू फ्रेम द लॉ, टू हैव द लॉ, सो उसको लेकर रिकमेंडेशन देता है। और अभी तक लॉ कमीशन ने 277 रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है। कितनी? 277 रिपोर्ट सबमिट करी है। तो देयर इज अ डिफरेंस। 22nd लॉ कमीशन है, अब लॉ कमीशन कोई एक रिपोर्ट थोड़ा रिकमेंड करती है, बहुत सारी रिपोर्ट रिलीज करती है। ठीक है, तो इसीलिए अभी तक टोटल 277 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। एंड वही चीज कि क्या लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन बाइंडिंग होती है,
कि अगर लॉ कमीशन ने कोई रिकमेंडेशन दी उसको मानना ही पड़ेगा? सो द आंसर इज नो। लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती, इट डिपेंड अपॉन दी आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कि उसकी रिकमेंडेशन को मानना है कि नहीं मानना। सो रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग, ठीक है। नाउ विल जंप टू दी यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब जैसे ही हमारे दिमाग में यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो हम यही बोलते हैं कि हाँ, हमारे इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्योंकि हम लोग ना सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड को रिलेट करके रखते हैं पर्सनल लॉ से। सिर्फ हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम देख के रखते हैं कि भाई हमारे यहाँ मैरिज डिफरेंट लॉ से होती है, पर्सनल लॉ से होती है, डाइवोर्स पर्सनल लॉ से होता है, सक्सेशन पर्सनल लॉ से होता है। हाँ, इस बात पे मैं भी एग्री कर रहा हूँ कि हाँ भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड फुली तरीके से इंप्लीमेंटेड नहीं है, लेकिन कुछ हद तक यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सब पे अप्लाई होता है, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है, अगेन इट्स अ सिविल लॉ। सो इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बट देयर आर 4 केसेस जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई नहीं होता, दैट इज मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन एंड अडॉप्शन। ठीक है, ये 4 केसेस जहां पर हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को नहीं मिलता, बट उसको अपन बाद में समझेंगे। पहले तो हम ये समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, ठीक है। सो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मतलब होता है कि एक लॉ पूरे कंट्री में जो कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबके ऊपर अप्लाई हो, सबके ऊपर अप्लाई हो। तो वही लिखा है, वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री, वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री एप्लीकेबल टू ऑल द रिलीजियस कम्युनिटीज इन देयर पर्सनल मैटर्स। सो अभी जिस रिस्पेक्ट में हम बात करें उस रिस्पेक्ट में हम डेफिनेशन को समझेंगे, दैट इज कि एक लॉ पूरे देश में जो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो वो सेम तरीके से अप्लाई होगा। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 44 है, और आर्टिकल 44 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 44 बेसिकली किसका पार्ट है? डीपीएसपी का, डीपीएसपी। और डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन किया गया है। पार्ट 4 बेसिकली टॉक्स अबाउट दी डीपीएसपी। और डीपीएसपी जो है हमारे देश में नॉन इन्फोर्सिबल है, नॉन इन्फोर्सिबल है एंड नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। अब ये जो दिया गया है ना, आपने हमेशा सुना होगा, हम भी सुनते हैं, मैंने बचपन में सुना हुआ आ रहा है कि डीपीएसपी जो जब से लॉ पढ़ने में आया कि डीपीएसपी जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं होता, जस्टिसेबल नहीं होता। बट वो दिया कहाँ है? दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सो अगर आप आर्टिकल 37 को पढ़ोगे ना, सो आर्टिकल 37 सिंपल सी यही बात करता है कि डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, वो बेसिकली आपका ना ही इन्फोर्सेबल होगा ना ही जस्टिसेबल होगा। सो डीपीएसपी इज अ बास्केट जिसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बहुत सारे आइडियाज डाल दिए। एंड आइडियाज इट्स अबाउट के आने वाले हमारे जो लॉ मेकर्स होंगे, उनका जो फंडा था कि आने वाले जो हमारे लॉ मेकर्स होंगे, लॉ मेकर्स मतलब लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो इन आइडियाज को इंप्लीमेंट करेंगे लॉ बनाने में, है ना। इस आइडियाज को वो लॉ बनाएंगे, राइट बनाएंगे, ड्यूटी बनाएंगे, एक्ट बनाएंगे, और बने भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बने। अब वही चीज दिया हुआ है आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? इट लेड डाउन स्टेट शैल एंडिवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 44 बेसिकली स्टेट को मैंडेट करता है कि भाई आपको ना यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ लेके आनी पड़ेगी इन दी पर्सनल मैटर में जहां जहां तक इंडिया की टेरिटरी है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं ना कहीं हमारे सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के ऑब्जेक्ट को स्ट्रेंथन करता है। जो 3 फंडामेंटल है ना, दे आर दी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, जो कि प्रीएम्बल मेंशन किए गए वर्ड्स, ये बेसिकली इनका जो ऑब्जेक्टिव है ना, इसके ऑब्जेक्टिव को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर देगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है। सो दिस इज अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की कहानी को समझेंगे, उसके बैकग्राउंड को समझेंगे कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड ब्रिटिशर्स लेके क्यों नहीं आए? ब्रिटिशर्स लेके आ जाते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। पिछली सरकारें जो थी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर आपके मनमोहन सिंह तक, वो लेकर क्यों नहीं आए? तो उसका बैकग्राउंड भी हमें समझने का जरूरत है। कहानी स्टार्ट होती है कॉलोनियल एरा से, जब हम लोग कॉलोनीज थे, है ना। और वही चीज के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब 1935 में रिपोर्ट की सबमिट करी, मतलब फर्स्ट लॉ कमीशन की रिपोर्ट सबमिट करी, तो उसमें यही लिखा हुआ था, तो ये लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ओरिजिन होता है ना, वो ओरिजिन की कहानी स्टार्ट हो जाती है आपके जब 1835 में फर्स्ट लॉ कमीशन की रिपोर्ट सबमिट होती है। और इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था
कि इंडियंस के लिए वी हैव टू कोडिफाइड द लॉ रिलेटेड टू क्राइम्स, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट एंड उन्होंने सिंपल सी बात ये बोली पर्सनल लॉज और पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज और मुस्लिम्स को लेकर कि हमें इन पे कोडिफिकेशन नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स अगेन दे वांट कि इंडिया हमारी कॉलोनी रहे, तो वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में जो लोग रह रहे हैं हिंदू और मुस्लिम, हम उनमें उनकी रिलीजन में इंटरफेरेंस करें, वो कभी नहीं चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड या कोडिफिकेशन ऑफ द पर्सनल लॉज उसको पूरे अपनी नजरों से दूर रखा, कोई इंटरफेरेंस नहीं करी उन्होंने। उसके बाद 1941 में 1941 में एक कमिटी बनाई जाती है। द कमिटी इज अबाउट, जो लीड कर रहे थे बी एन राव कमिटी, और बी एन राव कमिटी को यही काम दिया जाता है कि आप हिंदू लॉ को कोडिफाई करोगे। अगेन यूनिफॉर्म सिविल कोड को किसी ने टच नहीं किया अभी, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अभी अब टच करना स्टार्ट करें किसको? पर्सनल लॉस को। तो पर्सनल लॉस को टच करने की परमिशन मिली किसको? बी एन राव को। और बी एन राव को काम दिया गया कि आपको हिंदू लॉ को कोडिफाई करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यही देखते हैं कि भाई पर्सनल लॉज इन इंडिया है क्या। ठीक है, अब हम पर्सनल लॉज इंडिया की बात करें तो पर्सनल लॉ बेसिकली किन किन सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है? पर्सनल लॉ सब्जेक्ट रिलेटेड टू दी मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड उसके साथ साथ एक और चीज है इनहेरिटेंस के साथ साथ, दैट इज अडॉप्शन। ये तीनों की तीनों, चारों के चारों सब्जेक्ट जो हैं वो आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। दे कम अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट हैज द राइट टू मेक द लॉ on these issue, and even central government has also, they have also the right to make the law on these issue। ठीक है, वहीं जब हम बात करते हैं हिंदू पर्सनल लॉज की, सबसे पहले अपन ना हिंदू को लेकर बात कर लेते हैं, हिंदू पर्सनल लॉज की बात कर लेते हैं। सो हिंदू पर्सनल लॉज की बात करें, हिंदू पर्सनल लॉ की बात करें, सो हिंदू पर्सनल लॉ को लेकर मेजरली चार लॉज बने हुए हैं। देयर आर फोर लॉज जो कि बेसिकली हिंदू पर्सनल लॉ से रिलेटेड है, चार लॉज हैं। आई शो यू दी मैप। सो ये रहा। सो 1955 में पहली बार कोडिफाई किया गया हिंदू मैरिज एक्ट को। हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो स्पेसिफिकली बताता है कि मैरिज को लेकर, कि मैरिज कैसे होगी। इट्स ओनली टॉक अबाउट दी मैरिज, मैरिज एंड डाइवोर्स। ठीक है, मैरिज और डाइवोर्स को लेकर बात करता है हिंदू मैरिज एक्ट। सेकेंड लॉ जो है हिंदू सक्सेशन, इट्स अबाउट द इनहेरिटेंस को लेकर, कि प्रॉपर्टी जो है वो कौन इनहेरिट करेगा, कैसे इनहेरिट होगी। सो सक्सेशन को लेकर ही है या इनहेरिटेंस को लेकर है। देन वहीं अगर हम बात करें हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, सो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट जो है, हमारे दिमाग में हमेशा माइनॉरिटी को जैसी बात आती है ना, हम एस सी एस टी ओबीसी लेके आ जाते हैं। यहां जो बात हो रही है, इट्स अबाउट दी, ये जो लॉ है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, इट्स अबाउट दी कि कैसे माइनर्स, माइनर्स कौन? बिलो दी एज ऑफ 18 एज, है ना, उसके बिलो, एंड जो गार्जियंस हैं, जो गार्जियंस हैं उनके रिलेशनशिप को लेकर लॉज बनाए गए, उनको रिलेशनशिप को लेकर लॉज बनाए गए, माइनर्स और गार्जियंस को लेकर। और लास्ट में जो है दैट इज हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इट टॉक्स अबाउट दी अडॉप्शन को लेकर कि कैसे अडॉप्ट करना है, और मेंटेनेंस को लेकर कि कैसे मेंटेनेंस देना है टू दी वाइफ एंड टू दी चिल्ड्रन। ठीक है, मेंटेनेंस और अडॉप्शन की बात करता है। तो मेजरली चार लॉज बने हुए हैं आपके हिंदू 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 पर्सनल लॉज, मेजर चार लॉज हैं। ठीक है, अपने देख भी लिया, ईयर भी देखे तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट अगेन 1956, है ना। एंड देयर इज अनदर लॉ दैट इज आपका हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ठीक है, 56 है, सॉरी 66 अगर बोला हो तो सॉरी, मैरिज 55, बाकी सब 56 में आए हुए हैं। ठीक है, अब सो ये हमने हिंदूज की बात करी। अब ये जो हिंदू पर्सनल लॉज हैं, क्या इनमें सिर्फ हिंदूज को ही काउंट किया जाता है? कोई और अदर रिलीजन भी इन पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं? सिर्फ हिंदू नहीं है, हिंदू के साथ साथ सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट, इन तीनों को भी अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदू ही ट्रीट करते हैं। और ये हिंदू पर्सनल लॉ से ही इनकी मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन एंड अडॉप्शन गवर्न होता है। वहीं जब हम बात करते हैं आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ की, सो मुस्लिम पर्सनल लॉ की जब हम बात करें, सो मुस्लिम पर्सनल जो है उसको 1937 में शारियत लॉ जो है तब कोडिफाई किया गया था, है ना, तब कोडिफाई किया गया था। और शारियत लॉ ऑफ 1937 बेसिकली मुस्लिम्स के जितने भी पर्सनल मैटर है
उसको लेकर गवर्न करता है। तो शारिया लॉ इट गवर्न, ये सिंपल से लिखा हुआ है, इट गवर्न्स ऑल द पर्सनल मैटर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इन इंडिया, कि सारे पर्सनल मैटर जो इंडियन मुस्लिम्स के हैं उनको गवर्न करता है। ठीक है, अब वही चीज देखी जाए तो ये जो शरिया लॉ बना, ये शरिया लॉ जो आया, इसका जो इंटरप्रिटेशन, शरिया लॉ जो आया, ये शरिया लॉ आया कहां से? कुरान और हादियत के इंटरप्रिटेशन से, हादिया इंटरप्रिटेशन से। ठीक है, तो कुरान और हादियत के इंटरप्रिटेशन से शरिया लॉ बना। लेट मी राइट, कुरान एंड, इन दोनों के इंटरप्रिटेशन से क्या हमारा शारिया लॉ बन के तैयार हुआ, जिससे इंडियन मुस्लिम्स जो हैं उनको गवर्न, उनके पर्सनल मैटर्स को क्या किया जाता है? गवर्न किया जाता है। नाउ विल सी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हैं, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस, है ना, क्या क्या चैलेंजेस बने हुए हैं। देखो, इसके लिए सबसे पहले हमें ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले समझो आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? आर्टिकल 14 सिंपल सी बात करता है राइट टू इक्वालिटी की। राइट टू इक्वालिटी की, इट मींस ये सिंपल सी बात बोल रहा है कि हमारे देश में जो कोई भी आपका जो आपका पर्सन है, 14 में पर्सन वर्ड यूज किया गया। ठीक है, पर्सन, सिटीजन नहीं, कोई भी पर्सन है हमारे इंडिया में, उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल वे में ट्रीट किया जाएगा, सबको इक्वल वे में ट्रीट किया जाएगा। बट द पॉइंट इज, अगर पर्सनल लॉज हैं तो क्या सब लोग एक ही तरीके से ट्रीट किए जा रहे हैं? मैरिजेस को लेकर, क्या डाइवोर्स को लेकर एक ही तरीके से ट्रीट किए जा रहे हैं? क्या मेंटेनेंस को लेकर, अडॉप्शन को लेकर, क्या हिंदू मुस्लिम एक ही तरीके से ट्रीट किए जा रहे हैं? द आंसर इज नो। सो कहीं ना कहीं जो पर्सनल लॉज हैं वो आर्टिकल 14 के अगेंस्ट में है। वहीं अगर हम दूसरे एंड पे देखें तो यही आ गया ना, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मतलब आर्टिकल 14। लेकिन वही फंडामेंटल राइट को अगर आप देखोगे तो तीन आर्टिकल हमें मेजरली देखने को मिलेंगे जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है। आर्टिकल 25 बोलता क्या है? आर्टिकल 25 बेसिकली आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है और बोलता है कि एवरी सिटीजन इन इंडिया हैज द राइट टू प्रोपोगेट, टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एंड कॉन्साइंस हिज और हर रिलीजन। मतलब वो प्रैक्टिस कर सकता है, वो प्रोपोगेट कर सकता है, मतलब बता सकता है रिलीजन के बारे में, उसके साथ साथ वो प्रोफेस कर सकता है एंड वो कॉन्साइंस कर सकता है। कॉन्साइंस का मतलब अगर वो कन्वर्ट होना चाहे ना तो वो कन्वर्ट भी हो जाएगा एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में। अगर वो किसी रिलीजन को फॉलो भी नहीं करना चाहता ना तो वो भी कर सकता है। तो ये चीज दिया हुआ है। आर्टिकल 26 की जब हम बात करते हैं, सो आर्टिकल 26 बेसिकली हर सिटीजन को राइट देता है टू फॉर्म अ इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन एंड चैरिटेबल इंटेंट्स के लिए। आप इंस्टीट्यूशंस को बना सकते हो। सो कहीं ना कहीं रिलीजियस को लेकर फ्रीडम दे रहा है। आर्टिकल 29 की जब हम बात करें, सो आर्टिकल 29 बेसिकली बात करता है किसको? कि माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन को लेकर, कि माइनॉरिटीज के जो इंटरेस्ट है ना वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए, उसको लेकर बात करता है। सो कहीं ना कहीं ये जो तीनों लॉज हैं वो आपके आर्टिकल 14 के अगेंस्ट में आ रहे हैं। जहां आर्टिकल 14 सिंपल सी बात करता है क्या? राइट टू इक्वलिटी, के सब लोगों को सेम वे में ट्रीट किया जाएगा। वहीं अगर हम यहां पर बात करें तो आर्टिकल 29 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात होगी कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, है ना। आर्टिकल 26 आ गया। आर्टिकल 26 क्या बोलता है? आर्टिकल 26 सिंपल सी बात बोलता है कि आप सिंपल सा आप अपने इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करके रख सकते हो फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंटेंट के लिए। आर्टिकल 25 इज अगेन अबाउट द रिलीजन, है ना। सो कहीं ना कहीं यूसीसी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में खुद फंसा हुआ है। पर्सनल लॉ खुद कॉन्स्टिट्यूशन में फंसा हुआ है। एक तरफ पर्सनल लॉ का फेवर किया जा रहा है, एक तरफ आपका फॉलो फेवर किया जा रहा है यूसीसी का। 14 फेवर करता है, इक्वलिटी फेवर करता है यूसीसी, वहीं आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो फेवर करता है आपका पर्सनल लॉस। और दोनों ही फंडामेंटल राइट है, एक वो चैलेंज बना हुआ है। तो दीज आर दी आपका बेसिकली फंडा, है ना, अबाउट दी कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। बाकी अगर हम बात करें तो कुछ हम थोड़े केसेस को समझेंगे, केसेस की कहानी को समझेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड कि व्हाट आर दी वे फॉरवर्ड, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस बने हुए हैं, क्या क्या चैलेंजेस नहीं बने हुए हैं। पहली कहानी जो स्टार्ट होती है, और कहीं ना कहीं आप देखोगे ना तो इसमें मेजरली आपको ना जो केसेस देखने को मिलेंगे वो मुस्लिम टाइप के केसेस देखने को मिलेंगे, मतलब शायरा बानो, शाह बानो,
एक दो केसेस हाँ आपका उसका भी आएगा, चरला मुदगल भी आएगा, तो अपन समझते हैं पूरे क्रोनोलॉजिकल वाइज समझेंगे। सबसे पहले जो कहानी स्टार्ट होती है वो कहानी स्टार्ट होती है 1985 में। 1985 में केस होता है, दैट इज मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो। शाहबानो। अब मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो दैट हैपेंड इन द ईयर 1985। 1985। अब होता क्या है इस केस में, जब हम इस्लाम लॉ की बात करते हैं ना, इस्लाम मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में सिंपल सा ये लिखा हुआ है कि अगर कोई मुस्लिम कपल के बीच में डाइवोर्स होता है तो हस्बैंड इज ओनली इंटाइटल टू गिव आपका क्या, आपका मेहर। बाकी उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, सिर्फ मेहर दी जाएगी और कुछ नहीं दिया जाएगा। और अगर मेंटेनेंस देनी भी है तो मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत पीरियड तक मिलेगी, और इद्दत पीरियड बेसिकली 3 मंथ्स होते हैं इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से, या इसको हम ओवरऑल सिंपल सा बोल सकते हैं 90 डेज। सिर्फ 90 डेज तक मेंटेनेंस देगा, उसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती हस्बैंड की टुवर्ड्स हिज एक्स वाइफ। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इवन वो भूखी मरे मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हस्बैंड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ मेहर दे दे और इद्दत पीरियड मतलब 90 डेज तक वो आपका मेंटेनेंस करता रहे उसका, बस। जब शाहबानो गई, शाहबानो का यही कहना था कि यार मेरी तो पूरी लाइवलीहुड, मैं जो पूरी फाइनेंशियल डिपेंडेंट हूं अपने हस्बैंड के ऊपर हूं, सो हस्बैंड शुड, और मेंटेनेंस देना चाहिए उसको, है ना। हस्बैंड हस्बैंड ड्यूटी टू मेंटेन आपकी डाइवोर्स वाइफ। केस ने शाहबानो के फेवर में जजमेंट दिया और सिंपल सी बात बोली कि इस केस में, सिंपल सी बात उन्होंने यही बोली सुप्रीम कोर्ट ने, कि मुस्लिम लॉ, मुस्लिम men are entitled to give maintenance to his divorced wife। मेंटेनेंस देगा। इस ऑब्वियस सी बात है, ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वो मुस्लिम लॉ के पर्सनल लॉ को इंटरफेरेंस कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि पर्सनल लॉ में मेंटेनेंस को लेकर कोई बात नहीं है, बात है सिर्फ मेहर की। लेकिन यहाँ कोर्ट ने बोला कि मेहर तो दोगे दोगे, वो तो ठीक है, वो तो पर्सनल लॉ में बोल ही रहा है, उसके साथ मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा आपको हर महीने। इसी चीज को लेकर हमारे देश में बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड फाइनली उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, वो एक लॉ लेके आते हैं, दैट इज मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट। मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ, आपका प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डाइवोर्स, राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। और इस एक्ट में, इस लॉ में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने सिंपल सी बात बोली, सिंपल सी बात उन्होंने बोली कि जो आपका मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस में हस्बैंड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हस्बैंड इज नॉट इंटाइटल टू गिव मेंटेनेंस टू हिज डाइवोर्स वाइफ। कौन मेंटेनेंस देगा? वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन, टू मेंटेन डाइवोर्स्ड वाइफ। वक्फ बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है, ना कि हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, फिर तो ये चीज हुई। अब इसी चीज को एक और केस समझना इसी चीज से है, दैट इज थर्ड केस, दैट इज दानिया लतीफ, दानिया लतीफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हैपेंड इन द ईयर 2001। और इस केस में जो लॉ था जो 1986 में आया था, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, उसको चैलेंज किया गया। और दानिया लतीफ में क्लियरली बोला गया था, और जो शाहबानो वाले केस में बोला गया ना, वही चीज बोली गई कि हस्बैंड जो है, हस्बैंड आर entitled entitled to give maintenance
मेंटेनेंस टू हिज डाइवोर्स्ड वाइफ। ये दानिया लतीफ केस में बोला गया, यूनियन ऑफ इंडिया 2001। उसके बाद एक और केस आता है, दैट इज, इसके बाद तो नहीं आया बट वो थोड़ा डिफरेंट एंगल का केस था, डिफरेंट केस है ये। बाकी ये तीन चीजें रिलेटेड थी, आपकी शाह बानो, आपका मुस्लिम विमेन एक्ट, देन आपका दानिया लतीफ। एक और केस आता है, दैट इज आपका सरला मुदगल। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1995। और सरला मुदगल वर्जन ऑफ इंडिया में सिंपल सी बात बोली गई कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैरिज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैरिज यू कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू अ अनदर रिलीजन। ठीक है, जस्ट फॉर मैरिज you cannot person cannot convert into another religion। देन एक और लास्ट में केस लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज शायरा बानो। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 2017। और शायरा बानो वर्जन ऑफ इंडिया में जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, इसको ऑफेंस बना दिया था कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक क्या है, ऑफेंस है, और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से कोई डाइवोर्स नहीं होता, वो डाइवोर्स नल एंड वॉइड माना जाएगा। सो ये बेसिकली 4-5 पॉइंटर्स हैं जिसपे जुडिशियल पर्सपेक्टिव को आप कवर कर सकते हो यूसीसी को लेकर। ठीक है, देन वी जंप के क्या क्या स्टेप्स लिए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में। नेहरू साहब जो थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, जब उन्होंने ये देखा कि भाई पर्सनल लॉ अगर हम खोल के देखें हिंदू में, तो हिंदू में पर्सनल लॉ खोल के देखा तो उसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण से होगी, बनिए की शादी बनिए से होगी, देन आपका आपके अदर कास्ट की शादी उसके सिमिलर कास्ट से ही होने वाली है। तो अगर मान के चलो, और इवन हिंदू की शादी हिंदू से ही होने वाली है, अगर कोई हिंदू मुस्लिम शादी करना चाहता है या मुस्लिम क्रिश्चियन शादी करना चाहता है, फिर इसी को लेकर पार्लियामेंट ने एक लॉ कोडिफाइड किया, दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। और स्पेशल मैरिज एक्ट का जो मेन पर्पस है, दैट इज इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिजेस को प्रमोट करना, नॉट बेसिकली प्रमोट करना बट उन मैरिजेस को करवाना, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिजेस ही होती हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में, इवन अगर आप हिंदू हो और सेम कास्ट के हो, एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन, सब कुछ, इवन पर्सनल लॉ भी शादी कर सकते हो, उसके बाद भी आप स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में शादी कर सकते हो। इट्स अ गेट जिसके अंदर कोई भी शादी कर सकता है, बस होमोसेक्सुअल शादी नहीं कर सकते। वही चीज अभी कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है, सेम सेक्स वाला। ठीक है, अब वो भी हो जाएगा तो फिर होमोसेक्सुअल शायद शादी करने लगेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में। वहीं हमारे देश में इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, दैट इज गोवा। सो गोवा है दी यूनिफॉर्म सिविल कोड, बट अगेन वहां पर भी ना कुछ कुछ चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से यूनिफॉर्मिटी है, वहां पर भी रिलीजियस लाइन पे कुछ कुछ चीजें दी गई हैं। जैसे पहली चीज यहाँ पर दी गई कि अगर कोई शादी करता है गोवा में, है ना, अगर कोई शादी करता है गोवा में एंड दैट पर्सन इज आपका हिंदू, और उसकी हिंदू से ही शादी हुई, ऐसा नहीं है कि हिंदू से शादी नहीं हो रही, उसकी हिंदू से ही शादी हुई है, लेकिन अब पॉइंट ये है कि 25 ईयर्स से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो वो डाइवोर्स दे सकता है। तो ये सिंपल सा फंडा लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा गया कि हिंदू मैन बीइंग अलाउड फॉर बाइगैमी, मतलब डाइवोर्स भी दे सकता है, एंड इज ऑल्सो अलाउड फॉर दी बाइगैमी अगर जो उसकी वाइफ से टिल दी एज ऑफ 25 कोई बच्चा डिलीवर नहीं होता है, या फिर एक और है, अगर 30 के एज तक कोई भी मेल चाइल्ड बॉर्न नहीं होता है, कोई भी मेल चाइल्ड बॉर्न नहीं होता है, तो भी वो बाइगैमी कर सकता है, डबल मैरिज कर सकता है, दूसरी शादी कर सकता है। वहीं एक और चीज लिखी हुई है कि जो कैथोलिक्स क्रिश्चियंस हैं, कैथोलिक क्रिश्चियंस को अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ना। जो कैथोलिक्स हैं, कैथोलिक्स की शादी का जो रजिस्ट्रेशन होता है, इट्स नॉट नेसेसरी इन दी स्टेट ऑफ गोवा। एंड उसके साथ साथ जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट ही कैथोलिक्स की शादी, कैथोलिक क्रिश्चियंस की शादी को डिसॉल्व भी करवा सकता है, ये चीज बनी हुई है। ठीक है, सो बाकी बाकी लेट्स सी कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। बाकी हम देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। ठीक है, क्या क्या वे फॉरवर्ड होने चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे यूसीसी को लेकर।
सो वही चीज है, अगर हम चैलेंजेस की बात करें, सो रिलीजन को लेकर पॉलिटिक्स होती है, तो कम्युनल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो जाती है, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन वो है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स भी हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स मतलब आर्टिकल 25 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 29 आ जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को रोकने के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों आना चाहिए, उसके रीजन भी समझो। जेंडर इक्वेलिटी के लिए, जेंडर इक्वेलिटी आएगी। दूसरा, हमें लॉ में सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, हमें हिंदू को लेकर, हमें हिंदू बस हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सेक्शन एक्ट नहीं उठाना पड़ेगा, हमें एक ही लॉ उठाना पड़ेगा मैरिज को लेकर, उसमें हिंदू मुस्लिम सबकी बात होगी। तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा आपके लॉज को लेकर। देन यूसीसी इज अ मॉडर्नाइजेशन एंड द रिफॉर्म, तो जरूर आना चाहिए, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन समय के साथ बदलना चाहिए, रिफॉर्म्स भी आने चाहिए, तो अगेन रिफॉर्म्स आने चाहिए। एंड सोशल हार्मनी को लेकर, कि फॉर अ सोशल हार्मनी। वहीं अगर हम बात करें, सो व्हाट आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो अगर आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं होना चाहिए, दैट इज के ये हमारे कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को ब्रीच करेगा। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 राइट टू कॉन्साइंस की बात करता है। सो हमारा जो लैक ऑफ कॉन्साइंस हो जाएगा, क्योंकि अगर मुझे एक रिलीजन के किसी कस्टम को फॉलो करना है तो वो नहीं कर पाऊंगा, तो लैक ऑफ कॉन्साइंस आएगा। देन अगर हम बात करें, सो प्रैक्टिकली वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, रीजन बीइंग क्योंकि अगर यूसीसी आता है, सो व्हाट अबाउट द ट्राइबल पीपल, अभी तो सिर्फ रिलीजन लाइन पे देख रहे हैं, लेकिन ट्राइबल पीपल के पर्सपेक्टिव से हम देख ही नहीं रहे। जो ट्राइबल, जो ट्राइब्स रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो ट्राइब्स रहते हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, वो क्या है ना। तो ये सारी चीजें, बाकी हाँ, वे फॉरवर्ड यही, वे फॉरवर्ड वही है कि एक एक कदम लेके चलो, मतलब ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच होनी चाहिए। ब्रिक बाय ब्रिक मतलब एक एक करके हम चीजों को सुधारते जाएंगे। और दूसरा, हमें चेक करनी चाहिए सोशल अडेप्टेबिलिटी, की सोसाइटी इस चीज को अडेप्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो दिस इज दी सेशन अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और नेक्स्ट सेशन में पहले ही बता देता हूँ व्हाट बी द टॉपिक। सो टॉपिक इज अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, थोड़ा सा वो लेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्राफिक्स एंड सम रिकॉर्डिंग्स को लेकर। बाकी बहुत ही जल्द आपको एआई को लेकर एक और बिग न्यूज आपको मिलने को, देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑन दैट नोट वी एंड दी सेशन हियर। बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन बहुत ही जल्द। तब तक लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।